नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 के सीडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके एग्जामिनेशन में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओके दोस्तों, पिछली क्लासेज में भी हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था और ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका सीडीपी नहीं ख़त्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पिछली क्लासेज में हम लोगों ने प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या? बुद्धि के सिद्धांत। किसके सिद्धांत? बुद्धि के सिद्धांत। इन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसका? इंटेलिजेंस के थ्योरी। ठीक है। एक कारक सिद्धांत। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है? एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया। ये पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? तो बीने ने किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। ओके दोस्तों, इन्होंने क्या बताया था कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। अब हम टू फैक्टर थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो द्विकारक सिद्धांत है इसको किसने दिया हुआ है? तो स्पीयरमैन ने दिया हुआ। इसको किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। इन्होंने बताया था कि बुद्धि के दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। यह दो तत्व कौन होते हैं? तो सामान्य तत्व मीन्स जी फैक्टर एबिलिटी, जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। क्या होती है? सामान्य तत्व जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। तो क्या होती है? हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है, बाई बर्थ होती है। क्या होती है? बाई बर्थ होती है सामान्य बुद्धि, जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। और यह हर किसी में अलग अलग होती है। ये नहीं कि सब में एक ही जैसे होगी जनरल बुद्धि जो होती है, लेकिन ये अलग अलग होती है। ठीक है। विशिष्ट दूसरा पॉइंट क्या है द्विकारक सिद्धांत का? विशिष्ट एस फैक्टर स्पेसिबिलिटी। क्या है? यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि है। ये क्या है? ये दूसरों से अर्जित की जाती है, मीन्स दूसरों से हमको गेन की जाती है, दूसरों से हम लोग इसको गेन कर सकते हैं बुद्धि। ये एक्सपीरियंस के माध्यम से आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या? समूह तत्व कारक सिद्धांत। क्या? समूह तत्व कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया। किसने किया? थर्स्टन ने। ये पूछा जाता है कि समूह तत्व कारक का सिद्धांत किसने दिया है? तो थर्स्टन ने दिया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होती है। किसकी? कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण होती है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। मीन्स देखिए, जो गाना गाने वाले क्वालिटी है ये एक लोग में पाई जाती है, सब में पाई नहीं जाती है। या और सिंगिंग करने वाली या खेलने वाली की क्वालिटी है, एक कोई में एक ही क्वालिटी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि अलग अलग दशाएं होती हैं। बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती हैं। पहले क्या है? फर्स्ट वाली पॉइंट क्या है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। क्या? फर्स्ट वाली पॉइंट क्या है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। किसका होता है? शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, मीन्स बोला जाता है। इसमें जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो जाता है वो वकील होते हैं या कवि होते हैं या पत्रकार आदि बन जाते हैं, जैसे ओम कश्यप जी का फोटो दिया गया है। नेक्स्ट हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? क्या? तर्क करने की गणितीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? साइंटिस्ट थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस क्या है? अमूर्त तथ्यों के आधार पर। क्या? अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, ये स्थानिक बुद्धि कहलाती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है या वो तो मूर्तिकार होते हैं या तो चित्रकार होते हैं या तो आर्किटेक्चर बनते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शरीर को गति देने वाली बुद्धि को क्या बोला जाता है? शारीरिक गतिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे अभिनेता बनते हैं या अभिनेत्री बनते हैं या एथलीट या डांसर बनते हैं। मीन्स
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संगीतात्मक बुद्धि के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि की अधिक होती है। क्या होती है, संगीत की बुद्धि अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है, जो संगीत की बुद्धि होती है, किसका होता है, तो वो सिंगर बन जाते हैं या तो इंटरटेनर बन जाते हैं। अब अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में देख लेते हैं। क्या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है, मतलब इंटेलिजेंस है। दूसरे व्यक्तियों से कैसे इंटरेक्शन किया जाता है उसको यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इसका विकास ज़्यादा होता है, या तो नेता बनते हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, या तो टीचर बनते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या अंतः व्यक्तिक बुद्धि, क्या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतः इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट होने को बोला जाता है। खुद के साथ इंटरेक्ट होना, जो खुद से बातें कर लेता है, जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वो आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। जैसे एस रविशंकर हैं, जैसे इन्होंने दिया, रविशंकर का फोटो यहाँ पे दिया गया है ना, ये आध्यात्मिक गुरु हैं। क्या है, आध्यात्मिक गुरु हैं। इनके द्वारा चलाई गई संस्था के नाम क्या है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। इसमें आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। क्या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इस बुद्धि में व्यक्ति के प्रकृति के नज़दीक होती है। क्या होते हैं लोग, व्यक्ति के बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जो इसमें जिसमें ये बुद्धि पाई जाती है वो नेचर के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वो किसान बनते हैं, या तो नेचर से बहुत प्यार करते हैं वो लोग। ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि। क्या अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस, इस बुद्धि के हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो साधु बन जाते हैं, या संत बन जाते हैं, या फिलासफर बनते हैं। आलोचना क्या है, इन्होंने जो थ्योरी दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना गया है। क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को इनको ड्रॉबैक ये दिया गया था कि इसको वैलिड नहीं माना, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते, ये इसकी ड्रॉबैक है, आलोचना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या त्रिआयामी सिद्धांत। क्या त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी। क्या थ्री डायमेंशनल थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। क्या जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। विषय वस्तु मीन्स कंटेंट, संक्रियाएं ऑपरेशन, तथा उत्पाद प्रोडक्ट विषय वस्तु। जैसे मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये सीटेट का, तो उस पर आप ऑपरेशन करेंगे, संक्रियाएं करेंगे, उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा कि आप सीटेट पास कर लेंगे। तो ये क्या है, त्रिआयामी सिद्धांत है, 3 डायमेंशनल थ्योरी है, जिसको किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। अब ये दोस्तों ये पूछा जाता है कि 3 डायमेंशनल थ्योरी को किसने दिया हुआ, तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या त्रिआयामी त्रिघटकीय सिद्धांत, या त्रिचापी या त्रिघटकीय सिद्धांत। ठीक है, ट्राई आर्किक थ्योरी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया हुआ है। किसने किया हुआ है, स्टर्नबर्ग ने किया हुआ है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये मोस्ट जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं वो सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। किसके, बुद्धि को स्टर्नबर्ग ने 3 भागों में बांटा है। अनुभवात्मक बुद्धि मीन्स एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। क्या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि है जो अनुभवों के आधार पर होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है, तो इसे हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या घटकीय बुद्धि। क्या घटकीय बुद्धि मीन्स कंपोनेंटियल इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत अच्छे कुछ सोच लेते हैं, बहुत ही कुछ सोच लेते हैं। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर से ही वो ज़्यादा सोच लेते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, ये क्या होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या संदर्भात्मक बुद्धि। क्या संदर्भात्मक बुद्धि जो है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, इस संदर्भात्मक बुद्धि
व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसके अधिक से अधिक लाभ हो, मतलब कि किसी भी सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाभ हो सकता है उसके बारे में ये डिस्कस कर, मतलब कि जानता है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस में। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यावहारिक होते हैं। क्या होते हैं? व्यवहारिक होते हैं। अब हम लर्निंग के बारे में सीखते हैं। क्या लर्निंग क्या होता है? अधिगम मीन्स अधिगम, लर्निंग क्या होता है? अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, मीन्स ओम टू टोम तक चलने वाली प्रक्रिया है, मीन्स गर्भाशय से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है ये लर्निंग। अब व्यक्ति अपने प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है। व्यक्ति क्या करता है? अपने प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या होता है? लर्निंग होती है। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समायोजन कर लेना लर्निंग कहलाता है। ये दोस्तों ध्यान से समझिएगा। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको टीचिंग लर्निंग ऐड नहीं दिया गया है, तब भी आप उसको अलग से टीचिंग लर्निंग ऐड के रूप में यूज कर लेना किसी भी चीज़ को, तो क्या है? लर्निंग है, उसको सिखाना कहा जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या? सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, एडाप्टेशन की प्रक्रिया। लर्निंग क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछ लिया था, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सीखना क्या है, किसकी प्रक्रिया है? तो अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन करता है। किसमें? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। और स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करके पर अधिक बल देना चाहिए। क्या? स्कूल में अधिगम में प्रवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ये? सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किसमें? मीनिंगफुल लर्निंग में। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। अधिगम क्या होता है? अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्य स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो। तब क्या? सेल्फ डायरेक्टेड होगा या मुख्य स्वनिर्देशित होगा, तब ज़्यादा प्रभावशाली और सार्थक होता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रारंभिक कक्षाओं में मीन्स 1 to 5 वाली कक्षा में करके सीखने वाली प्रक्रिया में बेहतर दृष्टिकोण है। क्या ये दृष्टिकोण? बहुत ही बेहतर है, जिसमें लोग बच्चे क्या करते हैं? करके सीखते हैं। तो उनका जो रॉट लर्निंग नहीं होता है, वो लोग क्या होता है कि फिक्स लर्निंग होता है, मतलब कि वो उसको बार बार सिखाना नहीं पड़ता है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्या? अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। क्या है? लर्निंग एक मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी होता है। सक्रिय एक्टिव होकर के भागीदारी करना ये बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी एक्टिव होकर के काम करे हमारे जो लर्निंग टीचिंग एड्स है उसमें। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है में विश्लेषण, समालोचना, सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल हैं इसमें। क्या? सार्थक मीनिंगफुल लर्निंग में। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? अधिगम वक्र। अधिगम का वक्र कैसा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कर्व ऑफ लर्निंग का वर्क, ये पूछ डायरेक्टली फिगर जैसे दिया गया है वैसे ही आगे फिगर दिया जाएगा, उसमें जैसे फिगर दिया है वैसे ही डाल दिया जाएगा, आपके एग्जामिनेशन में आप पूछ लिया जाएगा। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख, ETC से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अधिगम के वक्र कितने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये डायरेक्टली ऐसे ही दे दिया जाता है और आपको पूछ लिया जाता है कि अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है। क्या है? इसमें सीखने की गति एक समान है। ऐसे सीखने की गति एक समान है। ठीक है, जैसे अभ्यास बढ़ रहा है, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएगा वैसे सीखने की गति भी बढ़ती जाएगी। ये क्या है? सीखने की गति क्या होती है? एक समान होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्नतोदर वक्र मीन्स एलिवेशन वक्र कर्व, एलिवेशन वक्र कर्व या कॉन्वेक्स, क्या
कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, मीन्स इसमें सीखने की गति क्या होती है, शुरू में तेज होती है, शुरू में क्या होती है, तेज है, उसके बाद फिर घटने लगती है, ऐसे जाकर के फिर ऐसे नीचे आने लगी, तो क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। तो इसको में क्या हो गया, शुरू में क्या होगी, तेज होती है, और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगी तो उसके बाद क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, नतोदर। क्या, नतोदर अधिगम वक्र, मीन्स क्या, कॉनकेव लर्निंग, कॉनकेव जैसे कॉनकेव लेंस होता है ना, उसी तरह कॉनकेव लर्निंग भी होती है। इसमें शुरू में सीखने की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती जाती है। जैसे ये क्या, शुरू में धीमी है, उसके बाद फिर बढ़ते चली गई है, ठीक है। अब मिश्रित वर्ग, क्या, मिश्रित वर्ग, मिश्रित वर्ग इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी हो सकती है, या अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों हो सकती है। इस तरह के वक्र को मिश्रित वक्र बोलते हैं। यह वक्र उन्नतोदर और नतोदर दोनों मिला हुआ होता है, क्या होता है, मिला हुआ, जैसे ऐसे उठा हुआ है और इसके बाद फिर ऐसे गिरने लगा, तो ये क्या है, दोनों का मिश्रित है, मीन्स नतोदर और उन्नतोदर का दोनों का मिश्रित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या, अधिगम का पठार, मतलब कि कोई भी चीज रुकावट क्यों आ रही है, बच्चा सीख क्यों नहीं पा रहा है, उसी को हम पठार बोलते हैं, लर्निंग प्लेट्यू। अधिगम पठार, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है। शिक्षण के स्तर, टीचिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग्स, क्या, लेवल ऑफ टीचिंग्स, शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, यह हर्बर्ट ने दिया था, क्या दिया था, हर्बर्ट ने इसको स्मृति लेवल को दिया था। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है, जो रटने पर बल दिया था, किसमें, स्मृति स्तर में, मेमोरी लेवल पे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है, क्या प्राप्त करना होता है, केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है, किसके लिए होता है, यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या, समझ बोध, क्या, समझ बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब जब बच्चे आगे जाते हैं तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाता है। समझ बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, यह मोरिसन ने दिया था, किसने दिया था, मोरिसन। ये पूछा जाता है कि समझ बोध स्तर जो है किसने दिया था, तो मोरिसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है, क्या होता है, कुछ ऊंचा होता है स्मृति स्तर से। इस तरह के रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, नियम का सिद्धांत बताए जाते हैं, और वे इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, चिंतन स्तर, क्या, चिंतन स्तर। चिंतन स्तर क्या है, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं, पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चे को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से और इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए दी जाती है। मीन्स ये चिंतन स्तर, कौन सा स्तर है, चिंतन स्तर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या, माइक्रो टीचिंग, मीन्स सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का छोटा प्रारूप है, क्या, छोटा सा प्रारूप है, जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं, सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया है। माइक्रो टीचिंग किसने दिया हुआ है, ये पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग किसने दिया हुआ, तो एलन महोदय ने किया था, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है, क्या, कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण से कौशलों के शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। अब नेक्स्ट क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया, क्या, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है, मीन्स पाठ्य योजना का निर्माण पहले टीचर द्वारा किया जाता है, पाठ्य योजना का निर्माण पहले टीचर द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कक्षा शिक्षण पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा और शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है, क्या होता है, 6 मिनट का टाइम फिक्स होता है। और उसके बाद क्या लिया जाता है, प्रति पुष्टि लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है देने के लिए 6 मिनट का भी इसके लिए भी टाइम होता है। अब पुनः पाठ्य योजना, इसमें 12 मिनट का टाइम होता है। पुनः पाठ्य योजना बनाने के लिए कितने मिनट का टाइम होता है, 12 मिनट का होता है। और उसके बाद क्या है, पुनः शिक्षण करने के लिए 6 मिनट का होता है, और पुनः प्रतिपुष्टि करने के लिए 6 मिनट, फीडबैक लेने के लिए 6 मिनट का होता है। टोटली कितना हो गया,
36 मिनट। मीन्स माइक्रो टीचिंग करने के लिए कितने समय लगते हैं? 36 मिनट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन में। ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि प्लानिंग पहले क्या है, इसको माइक्रो टीचिंग का क्या है, पहले प्लानिंग, उसके बाद टीचिंग, उसके बाद फीडबैक, उसके बाद फिर री प्लान किया जाता है, फिर री टीचिंग और फिर री फीडबैक लिया जाता है। ये माइक्रो टीचिंग का क्या है, ये तरीका है माइक्रो टीचिंग का। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लर्निंग का ट्रांसफर कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे के सीखने कौशल काम को प्रभावित करता है तो सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। मीन्स एक लोग सीख करके किसी दूसरे को सिखा देते हैं या प्रभावित कर देता है कि हम भी सीखना चाहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम ट्रांसफर। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, मतलब कार भी वो चला सकता है आसानी से। ठीक है, स्थानांतरण प्रकार, स्थानांतरण के प्रकार जो ट्रांसफर के टाइप्स हैं वो क्या हैं कि धनात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान होता है धनात्मक स्थानांतरण होता है, और अनुभव तथा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करते हैं, जो ये धनात्मक है, मतलब कि हमको पहले से ये सारी चीजें आ रही थी तो ये धनात्मक है। ठीक है, किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। क्या माना जाता है, धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे क्या है कि हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कराएगा, क्योंकि जो संस्कृत भाषा होती है वो हिंदी भाषा को सीखने के लिए हमको हेल्प करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है, किसी कार्य को करने का योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने में ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह से बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। क्या है, ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। मीन्स जब तेज चलने का आभास हो दिल की बीमारी की स्थिति में, भी दिल की बीमारी है हमको और हम तेज चल रहे हैं तो चिकित्सक क्या बोल रहा है कि धीमे चलिए, तो इसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद भी हम तेज चलेंगे और जब तेज चलेंगे तो हो सकता है कि हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसे ऋणात्मक स्थानांतरण का प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अब शून्य स्थानांतरण क्या होता है, शून्य स्थानांतरण क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है तो वह अधिगम क्या होता है, शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का या क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाना के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है, ये क्षैतिज स्थानांतरण है। जैसे गणित को मैंने कुछ चीज़ों को सॉल्व कर लिया और वही चीज़ें फिर हमारे मैथ में भी आ गई, मतलब साइंस में भी आ गई तो उसको भी सॉल्व किया, ये क्या हो गया, क्षैतिज स्थानांतरण हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों क्या है अब लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स अधिगम अक्षमता। क्या, अधिगम अक्षमता क्या होती है, सीखने की क्षमता का योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था, ये क्या है, एक चर अवस्था है, मीन्स ये वेरिएबल स्टेज है। जैसे डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से संबंधी अगर कठिनाई आएगी तो उसको हम डिसलेक्सिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलेंगे, डिसलेक्सिया बोलेंगे। और डिसग्राफिया क्या होती है, जो लिखने से संबंधित कठिनाई होती है तो उसको डिसग्राफिया बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिसग्राफिया किससे संबंधित है, तो लिखने से संबंधित कठिनाई है। और डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, गणितीय गणना से संबंधित। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, गणितीय गणना से संबंधित समस्या है। और डिसमोर्फिया किससे संबंधित है, भ्रम वाली स्थिति में डिसमोर्फिया होती है। ठीक है, और डिसफेजिया किससे होती है कि डिसफेजिया के तो बोलने से संबंधित जो विकार होते हैं उसको हम डिसफेजिया बोलते हैं। ओके, और डिसप्रेक्सिया क्या होते हैं, शारीरिक कौशल से संबंधित विकास को हम डिसप्रेक्सिया बोलते हैं। और उसके बाद क्या, डिस्थीमिया क्या होता है, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित विकार को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया बोलते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि ADHD क्या होता है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। क्या, ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज पर ध्यान
केंद्रित नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, बहुत हाइपर एक्टिव होता है। क्या होता है? ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चा, एक जगह अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। स्वलीनता या आर्टिज्म, क्या? आत्म केंद्रित, आर्टिज्म दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार को हम क्या बोलते हैं? आर्टिज्म बोलते हैं। जैसे बिहेवियर में जो चीज़ें बार बार रिपीट किए थे उसको बिहेवियर कहते हैं। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती हैं। अब हम RPW एक्ट 2016 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको अच्छे से देखिएगा। RPW एक्ट 2016, RPW एक्ट 1995 के स्थान पर PW एक्ट 2016 लाया गया। क्या लाया गया? 1995 वाला जो एक्ट था उसके जगह पे 2016 वाला एक्ट लाया गया, PWD एक्ट लेकर आया गया। PWD एक्ट में 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकार दिए गए। कितने प्रकार दिए गए हैं? ये पूछा जाता है कि RPW एक्ट में या PW एक्ट में कितने प्रकार की विकलांगता दी गई हैं, तो 7 प्रकार की दी गई हैं। और ये बढ़ा करके 21 कर दिया गया। पहले 7 प्रकार का था, अब 21 प्रकार के कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार भी जोड़ने की शक्ति होगी। केंद्र सरकार के पास विकलांगता के और भी प्रकार जोड़ने की शक्ति होगी। ये RPW एक्ट 2016 में किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में इसके द्वारा की गई सुझाई गई युक्तियाँ, इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी युक्ति सुझाई गई है? जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव को देखना, स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना। क्या? हर 5 साल में सर्वे करना, बुक्स प्रोवाइड कराना, TLM आदि उपलब्ध कराना। TLM मतलब TLM का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। गामक या गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यह अक्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित है। मसल्स सही से नहीं चलती है तो उसको क्या बोलेंगे? लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जैसे चलना, कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाने की अक्षमता आदि क्या होती है तो इसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी बोलते हैं। अब EL थार्नडाइक ने क्या बताया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो EL थार्नडाइक हैं इन्होंने क्या बताया था कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। जैसे बच्चा ट्राई करेगा तो उसको फिर गलती करेगा तो फिर सीखेगा, ट्रायल एंड एरर करेगा। ये ट्रायल और एरर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राई एंड एरर वाली थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थार्नडाइक के द्वारा दिया है। थार्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थार्नडाइक? ये भी पूछा जाता है थार्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुली बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पांस करेगा। जब बार बार अनुक्रिया करेगा तो दोहराएगा और कुछ न कुछ वह सीखेगा, जरूर कुछ न कुछ सीखेगा। गलती करेगा, जो गलती करेगा वो वही सीखेगा, जो गलती नहीं करेगा वो सीखेगा ही नहीं, लर्निंग ही नहीं कर पाएगा। क्या? लर्निंग ही वो नहीं कर पाएगा। EL थार्नडाइक ने क्या प्रयोग किया था उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कि थार्नडाइक एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिए थे। क्या कर दिए थे? एक भूखी बिल्ली को। ये पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, तो भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था और पिंजरे में उसको बंद कर दिया था और बाहर एक मरी मछली रख दी थी। क्या रख दी थी? मरी मछली बाहर रख दी थी। पिंजरे में एक लीवर लगा था जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है और बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है और इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर क्या होता है? उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने मृत मछली तक पहुंच जाती है। कहाँ तक पहुंच जाती है? जो मरी हुई मछली होती है वहाँ पे पहुंच जाती है। मतलब बाई चांस उसका जो पैर होता है लीवर पे पहुंच जाता है तो उसका गेट खुल जाता है। यह प्रयोग का सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए ट्राई और एरर वाली जो थ्योरी है बहुत ही मस्त थ्योरी है। ये बच्चों के लाइफ में बहुत ही मायने रखती हैं दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और थार्नडाइक ने क्या दिया था? 2 नियम दिया था। क्या दिया था?
थार्नडाइक ने दो नियम दिए थे, एक मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम दिए थे, ठीक है। अब प्राइमरी नियम मतलब प्राइमरी लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या प्राइमरी लॉ होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जब बच्चों को एक्सरसाइज ज़्यादा दिया जाता है, यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। ट्राई एंड एरर, मतलब जितना हम लोग अभ्यास करेंगे एक्सरसाइज करने का जो नियम ये है कि जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम सीखेंगे। तत्परता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रेडीनेस, क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत, यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। मीन्स जितना इंटरेस्टेड रहेंगे, जितना तत्पर रहेंगे, उतना ही जल्दी किसी वर्क को सीख लेंगे। ओके दोस्तों, अब क्या है प्रभाव का नियम, क्या है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। क्या सीखना अगर संतोषजनक होता है तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक है तो संतोषजनक मतलब कि सीखना क्या होता है, कम हो जाता है। थर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया हुआ है कि बोला जाता है कि अगर बच्चों अगर आपने अच्छा काम आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा मीन्स आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपको दंड भी दिया जाएगा, पीटा भी जाएगा। तो ये वाला संतोषजनक अगर तीव्र सीख, तब इसमें बहुत तेजी से बच्चे सीखते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अब आप देखते हैं क्या गौड़ नियम। क्या गौड़ नियम होता क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं। क्या सीखते हैं, नया कार्य सीखते हैं। समय अनेक प्रतिक्रिया करते हैं, हम प्रयास करते हैं, उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम होती है। क्या होती है, उसके बाद कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं क्या कि आंशिक क्रिया का नियम। क्या आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शंस, इस नियम के अनुसार हम अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद करेंगे तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। अगर मान लीजिए एक ही बार में बहुत ज़्यादा वर्क लेकर के करेंगे, लोड ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट करके करेंगे तो वो तेजी से कार्य होता है। आत्मीकरण का सिद्धांत, आत्मीकरण का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम सुगम और सरल हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिगम सुगम और सरल हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिपोजिशंस, यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए उतनी ही हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होनी चाहिए जितना कि उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। मीन्स हमारे इंटरेस्ट अगर कम हुआ, पॉजिटिव अभिवृत्ति कम हुई तो हम कम उसको सीखेंगे, ठीक है। नेगेटिव आ गई चीज़ें तो हम उसको सीखना बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, साहचर्य का नियम। क्या साहचर्य का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इस नियम का अभिप्राय पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी इसी प्रकार करना है। नेक्स्ट क्या है, इरर्स, इसमें इरर क्या थे, क्या कि बच्चों के इरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है। बच्चे जो इरर करते हैं उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। ये बच्चे थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है, ये बच्चे की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। क्या ट्राई एंड इरर जो होते हैं। स्टूडेंट की इरर्स संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास मैकेनिकल ड्रिल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्बर्ट बंडूरा जी के बारे में समझेंगे। और तो दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और ये सारी चीज़ें भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों नमस्कार, वीडियो को शेयर भी करिएगा।